हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। बज रहे हैं शाम के 4। हम यहाँ पर मिल रहे हैं, अपनी क्लासेस को करेंगे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज आप सभी को मैंने आपको 12 PM पर क्लास दी थी आपके नए चैनल क्लासेस बाय शालिनी को, जहाँ पर मैंने साइंस के ऑब्जेक्टिव करवाए थे। और इसी तरीके से डेली डेली आपको क्लास मिलेगी। टाइम टेबल मैंने शेयर कर दिया है और उसी टाइम टेबल के हिसाब से हम डेली अपनी क्लासेस करेंगे। आपको एक क्लास इस समय मिलेगा और एक क्लास 9 बजे मिलेगी। अपनी टाइम पे पंचुअलिटी को बनाइए और प्रॉपर टाइम पर आने का भी प्रयास करें, ताकि साथ साथ ये कवर होंगे तो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो आप जुड़े शाइन क्लास साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करें, करवाएं सभी दोस्तों यारों से, क्योंकि छोटी छोटी खुशियाँ ना काफ़ी बड़ी हो जाती है एक दिन, तो फिर बहुत अच्छा रहता है सभी के लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए तो एनर्जी का काम करता है। आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मैंने आपका जो पेपर 1 है, वर्तमान भारतीय समाज प्रारंभिक शिक्षा, वो टॉपिक लिया। उस टॉपिक्स में मैंने एक क्लास आपको करवाई थी। 50 नंबर के जो 2 पेपर बड़े बड़े हैं और एक SST वाला, इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और एक दिन में जितना हो पाएगा उतना कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका मैंने आपको शिक्षा के बारे में कुछ बातें, इसके संबंधित जो भी चीज़ें थी वो बताई थी। आज हम जानेंगे कि वास्तविक अर्थ क्या है। शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है? प्रश्न आपसे ऐसे 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जाता है, या कहते हैं कि अपने शब्दों में अभिप्राय दीजिए या बताइए। तो इस तरीके से आपको काफ़ी कुछ लिखना होगा, तो आप सभी नोट डाउन कर सकते हैं, क्लास के साथ साथ पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर है कि शिक्षा केवल एक शब्द नहीं है। अगर कोई कहता है कि शिक्षा क्या है, तो आप इसको बहुत छोटे शब्दों में ये डिफाइन करके नहीं बता सकते हैं कि शिक्षा केवल एक शब्द नहीं है या अपने आप में पूरा शब्द को समाये हुए। इसमें बहुत कुछ निहित है, इसके अंदर बहुत कुछ है। अक्सर लोग केवल कक्षाओं को पास करने के को ही शिक्षावान का नाम देते हैं, मतलब क्लास को पास पास थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से फिफ्थ, आगे ऐसे बढ़ते जाओ वो शिक्षा का नाम दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा केवल स्कूल रूपी जो पाठ्यक्रम तक ही सीमित है। जो स्कूल का कैरिकुलम होता है कि पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद सेमेस्टर्स में ये, इस क्लास में जाएंगे तो ये सब्जेक्ट, फिर ये टॉपिक्स, ये सिलेबस, ये इतने तक ही रुका हुआ नहीं है। यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ टू टाइम चलता है, जिससे मनुष्य हर क्षण कुछ नया सीखता है। हर एक पल में, हर एक सेकंड में, हर एक माइन्यूट से सेकंड में भी हर एक इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है। तो वो हमारी शिक्षा कहलाती है। स्कूल में पढ़ना शिक्षा का एक भाग है। अगर कह रहे हैं कि स्कूल में जाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, तो वो एक भाग है, एक अंश है, किंतु पूर्ण शिक्षा नहीं है। कहिए कि वो पूरी शिक्षा हो गई तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो एक हिस्सा है। तो हिस्से का मतलब फिर कहीं और भी सारे हिस्से होंगे। यदि यह कहा जाए कि किसी भी व्यक्ति को शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती, तो उसके लिए यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये कहें कि शिक्षा कभी पूर्ण नहीं होती तो उसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य की बात नहीं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि हम हर पड़ाव पे, हर उम्र में कुछ नया नया सीखते रहते हैं। अब जैसे आपको पूछा जाए कि क्या है, तो आप कुछ, जैसे आपको ये पूछे कि शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, तो आप जैसे यहाँ पर कुछ बातें इसमें से लेके फिर ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक का, ये अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। हम कुछ भी सीख जाएं, हम कुछ भी सीख जाएं, ऐसा संभव कभी नहीं होता है। आप सोचो कि आपको जितनी भी चीज़ें पूरे यूनिवर्स में आपको सब कुछ आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती, क्योंकि बड़ा कठिन काम है। हम केवल उतना ही सीख पाते हैं जितना हमें उद्देश्य के लिए आवश्यक समझते हैं। हम सीख उसी काम को पाते हैं या कोई भी चीज़ जिसकी हमको ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़रूरत के हिसाब से जब हम चलते हैं तो चीज़ें फिर हमारी इतनी ज़रूरतें नहीं होती कि पूरा ब्रह्मांड समा जाए उसमें और हम उसको हर एक चीज़ को सीख पाएँ। तो ये इसका एक वास्तविक अर्थ ये है कि शिक्षा को सिर्फ स्कूल रूपी विद्या से या किताबी रूपी विद्या से जोड़ना उचित नहीं कहलाएगा। स्कूल कॉलेज से ही इतनी ही घिरी हुई बाउंड्री के अंतर्गत रख के नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाला प्रोसेस होता है। एक एज के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, 12th के बाद स्कूल कोई नहीं जाता, फिर कॉलेज होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो एक उम्र होती है कि पढ़ाई लिखाई और अलग अलग सीख भी मिलती रहती है और हम सीखते रहते हैं। और शिक्षा का कोई स्तर नहीं होता कि सोचो कि सिर्फ 12th तक है, सिर्फ बच्चे ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी आपने बहुत कुछ सीखा हुआ है, जाना है, सुना है। तो उस तरीके से ये चीज़ें अलग अलग होती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक, शिक्षा की प्रकृति। शिक्षा की प्रकृति ये क्या होती है, इसके बारे में जानने के काफ़ी कुछ बढ़िया है, आपको लिखने को आता है। तो हम सब यहाँ लिख सकते हैं, कह सकते हैं, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। लाइफ टाइम चलती रहती है। हम अपने पूरे जीवन का जो एक काल है, पूरे जीवन का जो एक फेज होता है, शिक्षा को ग्रहण करते हैं, पढ़ाई लिखाई को सीखते हैं, जानते हैं। शिक्षा और सभ्यता का आपस से बड़ा एक अच्छा संबंध देखने को मिलता है शिक्षा का
और किसका, सभ्यता के। दोनों आपस में लिंक्ड होते हैं, जिसका हमारे जीवन में एक छाप जो है, एक अच्छी छाप बनती है। अब इसमें कह रहा है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा पथ है, एक ऐसा रास्ता, शिक्षा ही एक सिर्फ रास्ता है जिस पर हम चलकर अपने सद्मार्ग पर, सही रास्ते पर या सही रास्ते के कदम ओर बढ़ सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। शिक्षा की सहायता से हम अपनी सभ्यता और संस्कृति का संरक्षण भी कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं, और अच्छा बुरा वगैरह भी जो भी चीज़ें हैं उसको भी हम प्रॉपर तरीके से पहचान सकते हैं कि ये संस्कृति है, ये कल्चर है, ये संरक्षण है, हमें ऐसे ऐसे काम करना है। ये काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो शिक्षा की प्रकृति के बारे में बात ज़रूर ध्यान रखनी होगी, तो ध्यान रखिएगा। अब कुछ और बातें हैं जो हमें इनके अंतर्गत समझनी है कि प्रकृति के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका जो पूरा मतलब है वो आपको समझना होगा। कभी कभी कहता है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, इसका क्या आशय है, अपने शब्दों में बताइए। तब आपको वहाँ पर पूरा आंसर लिखना होगा। आइए देखते हैं शिक्षा की प्रकृति का। शिक्षा का जो प्रकृति है, शिक्षा का जो नेचर है, का अध्ययन करके हमको ये पता चलता है कि शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया बन गई है, हो गई है सभी स्तर के लिए और सभी के लिए। जीवन पर्यंत मतलब क्या है कि हम शिक्षण ग्रहण करते रहते हैं। अपने जीवन काल में हमारे द्वारा जो ग्रहण की गई शिक्षा होती है उसको हम मतलब एक काम तक ले जाने के लिए, अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए यूज़ करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, मुकाम तक पहुँचते हैं। शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती, इसलिए कहा जाता है वूम टू टूम्ब चलती। वूम का मतलब गर्भ होता है, टूम्ब का मतलब कब्र होता है। तो वूम टू टूम्ब तक चलती है और हमारे साथ होती है। अपने जीवन काल में सदैव हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये मतलब क्या है, क्या सदैव कुछ ना कुछ का मतलब क्या है कि सामाजिक भी सीख रहे हैं, सांस्कृतिक भी सीख रहे हैं, आर्थिक भी सीख रहे हैं, लड़ाई झगड़े के कहाँ मुद्दे हैं वो भी सीख रहे हैं। कुछ हम कहाँ पे हमें कैसे उचित अवसर पर बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कैसे इमोशंस की चीज़ें हैं, नैतिक गुण कैसे विकास होगा। तो सर्वांगीण विकास जो होता है वो हमारा लाइफ टाइम तक चलता रहता है और हम हर एक स्तर के हिसाब से सीखते रहते। इसीलिए कहा गया है कि ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। दूसरा, शिक्षा एक व्यवस्थित प्रक्रिया, एक व्यवस्थित, एक पूरा क्रम व्यवस्थित है। दूसरा क्या है, व्यवस्थित है। व्यवस्थित प्रक्रिया का मतलब क्या है कि शिक्षा एक निश्चित मानदंड प्रकार करती है। इनका क्राइटेरिया जो होता है वो फिक्स है कि उसी पैटर्न पे चलेगी और स्टेप बाय स्टेप सिखाएगा। आप क्लास 1 पहले पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3 पढ़ेंगे। डायरेक्ट 3 या 5th आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये रूल नहीं, ये व्यवस्थित क्रम नहीं कहलाएगा। इसकी संरचना पूर्व निर्धारित होती है। ये सब कुछ प्री प्लान होता है, पहले से प्लान होता है। हमें ये करना है, बच्चे आएंगे, स्टार्टिंग में हमें ये सिलेबस को कवर करवाना है, फिर उसके बाद कि ये चैप्टर्स उस महीने में करवाने हैं, फिर एग्ज़ाम इतने के लिए। तो ये सारा शेड्यूल जो होता है वो स्कूल का, टीचर का, डिपार्टमेंट का, सबका पहले से फिक्स्ड होता है। शिक्षा का एक ढांचा तैयार किया जाता है, पढ़ाई लिखाई का एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है। उस ढांचे के अनुसार जो है अलग अलग संस्थान जो है अलग अलग तरीके से करते हैं। सबके यहाँ लंच होता है, पहले कुछ पीरियड्स होते हैं, क्लास चलती है, फिर लंच होता है, फिर पीरियड्स होते हैं, फिर छुट्टी होती है। तो सैटरडे को कहीं गेम होता है, तो कहीं बुधवार को गेम, कहीं गुरुवार, अलग अलग दिन में गेम होता है। कहीं एग्जीबिशन हो रहा है, कहीं रंगोली कंपटीशन, कहीं आर्ट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो सबका अलग अलग होता है, सबका पूरा फ्रेमवर्क फिक्स रहता है कि हम कब पे कौन सा क्या प्रोग्राम मनाएंगे या क्या काम करेंगे, क्या क्या कैसे पूरा एक क्राइटेरिया रखेंगे, क्या ड्रेस कोड रखेंगे, क्या थीम रखेंगे, प्रेयर में कुछ नया क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें। क्लियर, समझ में आई बातें? आइए आगे चलते हैं। शिक्षा व्यक्ति और समाज के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे शिक्षा न केवल व्यक्ति के विशेष को ही सब कुछ सिखाए, समाज के लिए भी बहुत अच्छा है, समाज का भी विकास होता है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने आसपास के समाज के लोगों के लिए जो सदाचार है, सद्व्यवहार की शिक्षा देता है। मतलब अगर कोई जैसे होता है कि समाज है, समाज की एक मोहल्ला गली, उसमें 2 परिवार ऐसे हैं जिसके घर में बुजुर्ग है, तो आप देखो वो अक्सर सीख देते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, वो सभी को सीख देते हैं, समझाते हैं, छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं, उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो बड़े बुजुर्गों का अनुभव, वो सारी चीज़ें। तो शिक्षित व्यक्ति जो होते हैं, तो समाज के और जो लोग होते हैं, अगर वो गलत कर रहे हैं कुछ भी है तो एक बार प्रयास जरूर करते हैं। शिक्षित व्यक्ति अपने साथ साथ समाज को साथ में लेकर चलने का, जैसे शिक्षित कोई दादाजी हैं, किसी फोर्स में रहे हैं, मिलिट्री वगैरह में जैसे रहे हैं, तो वो चाहते हैं क्योंकि परिवार नाती पोते हैं, जब तक की पीढ़ी है वो एक क्रम में डिसिप्लिन, मिलिट्री वाला डिसिप्लिन। वो अगर कुर्सी टेढ़ी हो जाती है तो वो आपको टेढ़ा करने लगते हैं। अक्सर एक दांत 2 लोग से मेरा भिड़ंत हो गया है, तो इस वजह से जो है फैमिली बैकग्राउंड रहा है मेरा काफ़ी। तो वो ऐसा, अगर चद्दर बेडशीट बिछी हुई है, उठा आपने, उठने के बाद अगर आपने सही नहीं किया तो आपको 2 पड़ेगा, मतलब मुंह से पड़ेगा। फिलहाल अभी भी होता है। तो ये मतलब क्या है कि ये लोग काफ़ी डिसिप्लिन वे में रहते हैं, बस सभी को सिखाने का प्रयास करते हैं, सबको देते हैं, सबको बताते हैं, इस तरीके से क्या गलत है क्या सही, इस चीज़ को सिखाने का प्रयास करते हैं। तो व्यक्ति और समाज का विकास, व्यक्ति भी उससे क्या होता है
कि जिस व्यक्ति को समझा रहे हैं वो भी सीखेगा और वो व्यक्ति समाज में रहता तो समाज भी बदलेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। आपकी प्रकृति, आप शिक्षा का एक नेचर समझो कि शिक्षा कहाँ कहाँ को, जैसे होता है नेचर क्या है कि कहाँ कहाँ उसके नेचर से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो शिक्षा का इस नेचर से इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, समाज सुधर रहा है, व्यक्ति सुधर रहा है, बच्चा सुधर रहा है, महिलाएं सुधर रही हैं, सीख रही हैं, पढ़ रही हैं, जान रही हैं, भविष्य बढ़ रहा है। तो ये सब इसका इसका एक रूप है जो हर तरफ विकास कर रहा है। आगे बढ़िए। शिक्षा व्यवहार का समझो, आपके व्यवहार में चेंजेस ले आता है। जी हाँ, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, अच्छा बुरा दोनों लाता है। अब लेने वाले के ऊपर है कि अच्छा अच्छा ले रहा है या बुरा बुरा ले रहा है। हम शिक्षा के द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं अगर वो हमारे साथ में है। तो शिक्षा एक ऐसा मंच होता है, कैसा तरीका है, रास्ता है जो व्यक्ति के व्यवहार में, समाज में सामाजिक गुणों के आधार पर चेंजेस करने का प्रयास करता है और हमें सिखाया जाता है। हमें सत्य सत्य सिखाया जाता है, हमें एक निर्णय लेना सिखाया जाता है, हमारे व्यवहार किससे कितना बोलना है, मिलता है कोई नमस्ते करना है, हाय बाय कब बोलना है, कब पैर किसका पैर छूना है, सबको कितना सम्मान देना है। ये चीज़ें हमारे माँ बाप हमें बताते हैं, बेटा आपसे बड़े हैं, पैर छुओ, आशीर्वाद लो। तो ये व्यवहार के संशोधन में बहुत कुछ देखने को। और ये जब आप शिक्षित होते हैं तभी। आप छोटा बच्चा, उसको कहोगे नमस्ते करो तो उसके मन में आएगा तो नमस्ते करेगा, नहीं मगर नहीं करेगा। लेकिन आप बड़े हो तो आपको नमस्ते करना पड़ेगा। तो ये क्या है कि आपके व्यवहार में शिक्षित हो, जैसे आप शिक्षित हो गए आपको जानकारी हो गई। तो यही शिक्षा का नेचर है जो आप में चेंजेस ले आया, आपके बिहेवियर में चेंज ले आया। समझ में आई बात है? आप लोग में है या नहीं है? शिष्टाचार है कि नहीं है? बिल्कुल होगा। उम्मीद तो है कि जिस हिसाब से आप लोग नमस्ते या इवनिंग करते हैं अच्छा लगता है फिलहाल, इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि पर्टिकुलर बच्चे को कर दूँ। चलिए आगे। समझ में आई बात? सिंपल, बेस्ट। ओ चलो आ जाओ, देखते हैं और भी चीज़ें हैं, वो पॉइंट्स करते हैं ना। शिक्षा एक प्रशिक्षण है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। शिक्षा एक प्रशिक्षण है। कैसे है आइए जानते हैं। शिक्षा एक प्रशिक्षण है, इसका मतलब ये है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता। कोई भी काम करना तो कुछ ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना। आप प्राइमरी में टीचर बनेंगे तो आप डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं? डीएलएड की ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1 महीने का वो टीचिंग करने जाते हैं। तो प्राइमरी में तो गए थे, कहीं और गए थे, वहीं गए थे। तो मनुष्य की इंद्रियां, उनके मस्तिष्क, उनकी आदत का निर्माण समाज के अनुसार होता है। जो भी चीज़ें हैं समाज सिखाता है, बताता है और बहुत सारे प्रशिक्षण धीरे धीरे करना सीख जाता है और निर्णय लेने में भी काफ़ी अच्छा होता है और निर्माण भी बहुत कुछ अच्छा करता है। भले थोड़ा वक्त लग जाए लेकिन ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल और अच्छी होती हैं। आगे बढ़िए। गतिशील प्रक्रिया कहलाते हैं। शिक्षा जो है वो एक गतिशील प्रक्रिया। गतिशीलता क्या है इसमें? शिक्षा एक स्थैतिक नहीं है, मतलब ये सोचो कि एक जगह है तो है, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं कि वो एकदम निश्चित है, कोई इसमें मोशन नहीं है। शिक्षा में समय के साथ बहुत सारे परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे आप 6th में कुछ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, साइंस 6th में भी, साइंस 8th में भी, लेकिन साइंस जो 6th की है वो तो अलग स्तर की है, 8th की अलग स्तर की है। जैसे आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, थोड़ी ईजी थी, सेकेंड में आए कुछ और मिलेगा। इसी तरीके से कि चीज़ें जो हैं वो समय और समाज की जो मांग होती है उसके अनुसार बदलती रहती है। समय चेंज हुआ, मांग बदली तो स्वरूप बदल गया। या बालक के में समय के अनुसार बदलाव होता है। जैसे हमारे शैशवावस्था में थे तो कोई गुण था, बाल्यावस्था में आया कुछ हुआ, किशोरावस्था में आया तो और कुछ हुआ। तो इसी तरीके से ये गतिशील प्रक्रिया है, कुछ ना कुछ आपको सिखाती रहती है, आगे लेकर चलती रहती है और धीरे धीरे आप बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सीखते रहते हैं। क्लियर? यहाँ तक सभी को समझ में आ रही है बातें? आइए इसी के साथ आगे बढ़ते कुछ चीज़ों को और जानते हैं। शिक्षा का सर्वांगीण विकास। शिक्षा का सर्वांगीण विकास, होल डेवलपमेंट। ये इसका एक नेचर है कि ये होल डेवलपमेंट करता है। जैसे जो भी चीज़ें होती हैं अंदर भी सिखाने का प्रयास, बाहर से भी, मानसिक भी, मेंटल प्रिपेयर करना। मानसिक प्रिपेयर करना मतलब मन से प्रिपेयर करना, शारीरिक प्रिपेयर करना, सामाजिक, हर तरह के विकास इसमें अंतर्गत आ जाते हैं। और बच्चों के ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद भी होती है क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा घुल मिल के या सीखने का प्रयास करते हैं। तो चीज़ें जो है ना, आपको जो भी चीज़ें अभी तक बताई, आप देखो जैसे इसके बाद दूसरा टॉपिक है तो वो मैं बताऊंगी, लेकिन जैसे यहाँ इतने सारे टॉपिक्स बताए, आप सोच रहे कि मैम हम कितना याद करें। तो आपको जैसे आप पूछा था कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, तो आप इसमें से आराम से यहाँ तक का पॉइंट यहाँ तक लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। तो ये आप लिख देंगे, 1 नंबर में चलेगा। अगर मान लीजिए यही प्रश्न 2 नंबर का पूछता है तो कुछ बातें आप लिखिए, उसके बाद इसमें से कोई पॉइंट आपको जो याद हो इसको आप ब्लैक कलर से लिख सकते हैं। उसके बाद इसके बीच में ये 1-2 लाइन जो है आप ब्लू पेन से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको कम से कम कुछ नहीं तो 3 पॉइंट, कोई जो आपको 3 ईजी लगे, जिस जो आपको दिमाग में सेट रहे, याद करने की जरूरत ना पड़े, आज से ही सेट रहे, तो वो 3 आप नोट कर लो। कोई भी 3 नोट, सारे मत नोट करो, कोई भी 3 नोट कर लो जो आपके दिमाग में बैठा रहे अपनी कॉपी में, वो चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी।
क्लियर है? चलिए, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया फटाफट लाइक करिए। फिर मैं एक और बड़ा सा टॉपिक है वो बताऊँ। क्लास आपकी 20 मिनट से ज़्यादा लंबी क्लास होगी, क्योंकि टॉपिक है बहुत ज़्यादा और दो दो क्लास हमें करनी है। इस तरह करेंगे तो हो नहीं पाएगा, इसलिए मैं आपको क्लासेस आपकी जितनी हो सकेगी उतना लंबी करने का प्रयास करूँगी, ताकि एक दिन में दो दो तीन तीन टॉपिक डेली कवर हो पाएँ। क्लियर है? चलिए, डू इट फास्ट। जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो जल्दी से जल्दी करिए, और जिन्होंने कमेंट नहीं किया है आप लोग एक अपने कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि उससे मुझे ये रहता है ना कि हाँ ये बच्चा पर्टिकुलर बच्चा आया तब देखा, एक अटेंडेंस हो जाती है। मैं इसलिए कमेंट करने को कहती हूँ कि मान लीजिए जब भी देख रहे हो तो करो, क्योंकि बिना अटेंडेंस के, बिना आए बिना किए फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है? जब काम अगर आप इंटरेस्टिंग बनाओगे, चाहे वो पढ़ाई लिखाई कोई भी हो, तब बढ़िया रहेगा। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अब मैंने प्रकृति बता दी, पूरी प्रकृति की बता दी। अब शिक्षा का जो क्षेत्र है, एरिया है, थोड़ा उसके बारे में जानते हैं कि क्या है, किधर साइड है, क्या क्या इसमें हो रहा है। देखिए, लिखा है कि शिक्षा का क्षेत्र बड़ा विशाल है। जी हाँ, क्योंकि ये शिक्षा ही विशाल है, बहुत बड़ा है, व्यापक है, विस्तृत है। शिक्षा का संबंध व्यक्ति के होल डेवलपमेंट, और होल डेवलपमेंट इतने पहलू आ रहे हैं कि डेवलपमेंट देखना पड़ रहा है। इस प्रकार जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं है जो कह सकते हैं कि इसके अंतर्गत नहीं आता हो, और ये काफ़ी बहुत बड़ा होने के साथ साथ लोगों को इसमें निपुण बनाना असंभव भी हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है, आवश्यकताएं अलग अलग है, किस किस फील्ड में आप किसको किसको डेवलपमेंट है। इसलिए हम लोग जितनी सामान्य चीज़ें होती हैं उसको सभी को सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, छात्र है बालक, क्षेत्र की बात हो रही है तो इसमें कहते हैं पहला पॉइंट है छात्र है बालक। छात्र और बालक की भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होती। क्यों? क्योंकि बालक और बालिका में एक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जैसे आप पढ़ा लिखा रहे तो ये ही लोग नहीं है, ना बालक ना बालिका, तो ये चीज़ें किस में सिखाओगे, किसको बताओ, किससे चर्चा करोगे? तो ये शिक्षा को इनको ही देनी है, तो जिसको शिक्षा लेनी वो उसका होना तो ज़रूरी है। तो इस क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्णता बहुत ज़्यादा है। आजकल बच्चे कल के भविष्य होते हैं, इसलिए आप देश की ज़रूरतों को ध्यान में रखेंगे और शिक्षा में इनका होना बहुत, क्योंकि आप इनको ही पढ़ाएंगे और इनसे ही कल देश का भविष्य सुधरेगा। इसलिए इनका क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत ये दो लोग बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। उसके बाद शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन में क्या होता है कि जिसमें शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको दर्शन मतलब दिखाना, जो महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम हर जगह आती है, तो उन पे चर्चा करो, उनको दिखाओ, उनकी जो समस्याएं उनको जानकर उनको हल करने का समाधान निकालने को कहो। सबके सामने उसको रखो और रखने के बाद सबके नज़रिए से उसको सुनिए, वो सबको कहिए कि इसका एक सलूशन बताइए। तो कोई बच्चा कुछ बताएगा, कोई कुछ दिमाग लगाएगा, उससे आपको ढेर सारे उत्तर मिलेंगे। फिर जो उसमें अच्छा होगा या कोई दो लोग का उत्तर आप मिक्स करके करेंगे, तो शिक्षा दर्शन बच्चों को उस दर्शन से मिलाना कि शिक्षा जगत में जो समस्याएं आ रही हैं आप उनको कैसे निवारण कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो, कैसे एक निर्णय ले सकते हो। ठीक है? दूसरा पॉइंट। तीसरा, शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को मानव व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है, उससे संबंधित साइंस कहा जाता है। मानव व्यवहार के में कार्यों की व्याख्या करना मनोविज्ञान का कार्य है। जो कार्य है उनकी व्याख्या करिए, उनके बारे में सीखिए, पढ़िए, जानिए। आधारभूत सिद्धांत में रचना के जो विषय हैं विज्ञान की श्रेणी में जिनको रखा गया है उन पर चर्चा करो, बातों को मनोविज्ञान से जोड़ते हुए सिखाओ, पहलुओं को बताओ, जीवन के हर क्षेत्र में इनका यूज़ करो। और मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, क्योंकि ये काफ़ी रोल बहुत अच्छा प्ले करते हैं, आपको बहुत कुछ सिखाते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीखते भी हैं। बच्चों की जो रुचि है, जो योग्यता है, जो स्किल है, जो एबिलिटी है, जो उनकी क्षमता है, बुद्धि की जो क्षमता है, उनको सबको समझाओ, उनकी जानकारी हासिल करो और फिर उसी के अनुसार शिक्षा दो। अगर आपने बाल विकास नहीं पढ़ा, आपने बाल मनोविज्ञान नहीं पढ़ा, तो आपने बच्चों को फिर उतना पढ़ा नहीं। ठीक है? कि बच्चे किस किस तरह के आप एक्टिविटी करते हैं या कुछ क्या कैसे करते हैं, तो ये चीज़ हमें बाल विकास, बाल मनोविज्ञान बहुत कुछ सिखा देता है और काफ़ी बढ़िया है। तो मनोविज्ञान से क्या होता है कि हम मन के विज्ञान को पढ़ने में काफ़ी सक्षम हो जाते हैं और थोड़ा जल्दी सोच पाते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे शिक्षा देनी है या बतानी है। नेक्स्ट पॉइंट, शिक्षा समाजशास्त्र। शिक्षा समाजशास्त्र यह होता है कि समाज और शिक्षा का एक समन्वित रूप देखने को मिलता है, जिसका हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं। इस प्रकार शिक्षा में समाज की जो बुराइयां हैं उनको जानकर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि समाजशास्त्र में समाज से संबंधित सारी बातें आती हैं और समाज की जो भी बातें आप उनको सामने अच्छी होंगी तो भी आप चर्चा करोगे, बुरी हैं उनको भी सामने ले आओ, उनको दूर करने का प्रयास करो, बच्चों को उस पर नया सोल्यूशन बनाने के लिए कहो, समाज को बेहतर बनाने के लिए बच्चों को भी प्रेरणा दो ताकि वो भी सही तरीके से काम करें, क्योंकि कल आज जो बच्चे हैं कल वही बच्चे समाज बनाएंगे।
तो समाज शास्त्र भी बहुत ज़रूरी है, और छोटे स्तर से भी अगर हम इतनी बड़ी दूर की सोच को अभी सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा ना, सीखेगा कि नहीं सीखेगा। तो लंबा दूर का सोच के काम करना चाहिए वर्तमान की स्थिति में, तब तक कि थोड़ा लंबा सोच के काम करोगे या बच्चों को सिखाओगे तो भविष्य काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद शिक्षा प्रशासन एवं प्रबंधन, शिक्षा का एडमिनिस्ट्रेशन और अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि शिक्षा प्रशासन या प्रबंधन उसे कहते हैं जो शिक्षा के जो नियम हैं, जो रूल्स है, जो पाठ्यक्रम है, कैरिकुलम है, जो एक्टिविटी उसको समेट के रखा हुआ, उसने अपने अंदर बांधे हुए है, जो समय के अनुसार और नियम के अनुसार चलता है। बदलाव पे बदलाव भी किया जाता है, जब ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से सिखाया जाता है, और बालक बालिका को वर्तमान समय में शिक्षा भी सिखाई जाती है। मतलब क्या है कि प्रबंधन एक स्कूल का मैनेजमेंट इस तरीके से हो कि जुलाई से लेके अप्रैल तक जो सेशन चलता है उसमें कब एग्ज़ाम करवाना है, कब टेस्ट लेना है, कब कौन सा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तो इन सब की प्लानिंग पहले से होती है। कब क्या करना है, हर चीज़ प्री डिफाइन होता है। तो आपका अरेंजमेंट और आपका एडमिनिस्ट्रेशन दोनों क्लियर होना चाहिए, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम ना आए और स्कूल में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। आगे बढ़िए। शिक्षा का इतिहास, शिक्षा का इतिहास से हमें बताएं प्राचीन माध्यम की और वर्तमान में तुलना करने को बड़ा अच्छा मिलता है। अगर हम जैसे वैदिक काल के बारे में पढ़ते, आज भी पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो क्या पढ़ाई बंद हो गई क्या। एक कच्चा वन जो बच्चा पढ़ने जा रहा है आज भी जा रहा है, और वैदिक काल में भी जाता था। तो दोनों के बीच को और आज के बीच को हम मिला जुला के सोचते हैं, अच्छा उस समय ऐसा था, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे, टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ते थे, मुंह से ही करते थे, लिखित कुछ नहीं होता, आज देखो क्या क्या हो रहा है। तो इतिहास से क्या होता है, हम तुलना के रूप को समझते हैं, फिर उस समय की जो शिक्षा नीति को अपनाई जाती थी वो देखते हैं, उसमें से कुछ समस्या अगर उस समय हुई थी तो क्या काम किया गया था उस समस्या से निवारण के लिए, वो वहाँ से ले लेते हैं, उसको तत्काल में लगाते हैं। तो वर्तमान की जो नीति है या जो प्रॉब्लम्स है उनको हम आसानी से दूर कर पाते हैं, इसीलिए इतिहास हम पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। क्लियर। नेक्स्ट, टेक्निक क्या है, तकनीकी। शिक्षा की जो तकनीकी है वो तकनीकी ये है कि व्यवहारिक और प्रयोगात्मक अध्ययन, जो व्यवहारिक तरीके से और प्रयोग, जहाँ पे कुछ प्रयोग किया है उनका भी यूज़ करना। इसके माध्यम से पढ़ाई लिखाई के उद्देश्य को पूरा करो, शारीरिक उद्देश्य को भी ध्यान में रखो, सामाजिक उद्देश्य के साथ साथ पाठ्य वस्तु, शिक्षण सामग्री, विधि, वातावरण सबको अंतर्गत रखते हुए आपको नियंत्रित तरीके से आपको इन तकनीकियों का इस्तेमाल करके, तकनीकें मतलब टेक्नोलॉजी नहीं ले आनी है, मतलब ये है कि आपको किस विधि से, किस प्रविधि से इन सब चीज़ों का सोच के कार्यक्रम को सुचारू रूप से लेकर चलना होगा, और जिससे कोई भी बाधित ना हो, काम आपका होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। वातावरण क्या है, वातावरण तो बहुत ज़रूरी है। शैक्षिक वातावरण वह होता है जो बच्चे को एक सही परिवेश में रखकर मतलब प्रशिक्षण देता है। अगर परिवेश सही है तो बच्चा सही ग्रोथ करेगा, सीखेगा। नैतिकता की शिक्षा, समाज से जुड़ी हुई बातें, आर्थिक, व्यवहारिक, जो भी सामवेगिक जितने भी पहलू हैं जो जो बच्चे को सिखाने चाहिए, वो अगर वातावरण सही है तो आप वो सारी चीज़ें उनमें डाल पाएंगे आसानी से। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, शिक्षा की समस्याएं। अब समस्याएं तो ही हैं, तो समस्याओं का अध्ययन करो, समस्या बच्चों के सामने दर्शाओ, उनका हल निकालने के लिए उनको कहो, ताकि वो एक मतलब जैसे कोई पहले पढ़ रहा है, पास्ट को पढ़ेगा तो ये होगा कि हाँ ये प्रॉब्लम आई थी, ऐसे ऐसे काम किया, लाओ हम भी ट्राई करते हैं। तो आपको, ताकि एक समस्या को झेलने में आपकी क्षमता भी डेवलप हो, आप निर्णय ले पाओ, आप काम कर पाओ, इस तरीके से आपको यूज़ करना होगा। बात है फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्र में कि शिक्षण साधन और सामग्री। तो कह सकते हैं कि शिक्षा को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको साधन और सामग्री की ज़रूरत पड़ती है। हाँ बिल्कुल, अब सब्जी बनाना है तो आलू और टमाटर तो चाहिए ही चाहिए ना, तो इस तरीके से। तो आपको शिक्षा को सरल बनाने के लिए पेंसिल, चौक, पेन, ब्लैक बोर्ड, चौक बुक, मॉडल, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इर्द गिर्द आपको टीले वगैरह चाहिए, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से सिखा पाओ और बढ़िया बच्चों को सिखाना पड़ेगा, आपको वैसे लेना भी पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं अब यहाँ पर क्या है, भ्रमण विधि की। अब ये क्या है, शिक्षण विधि की। तो शिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको भाई तरीके अपनाने पड़ेंगे। ये जाहिर सी बात है ना फ्रेंड, आप कोई चीज़ पढ़ रहे कर रहे हैं तो आपको ढंग तरीका कैसे बताना है, कैसे समझाना है, तो उसकी मदद लेनी पड़ेगी। पाठ को सही तरीके से पहले गहन चिंतन मनन खुद देखना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं, बच्चों को क्या सिखाएंगे, किन विधियों का प्रयोग करेंगे। विधियाँ भी कभी कभी होती हैं कि उन चीज़ों को आसान बनाए, जो आप मुँह से बोल के बच्चों को चाहते हो सिखाना नहीं आता है, लेकिन वहीं कुछ टीएलएम ला दो तो आराम हो जाता है, सरल हो जाता है, बच्चे को अच्छा लगता है, बच्चा सीख जाता है। बात है लास्ट पॉइंट है आपका, ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पर क्षेत्र में आएगा कि पाठ्य सामग्री क्रियाएं, सागामी क्रियाएं। अब ये क्या है, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जो शिक्षण को रुचिपूर्ण, इंटरेस्टफुल, उद्देश्य, पर्पसफुल, रोचक, इंटरेस्टिंग
अनुकूलन बनाते हैं, उनके हिसाब से करते हैं। इसके माध्यम से हम शिक्षा को कौन सी कक्षा में कितना विषय रखना है, कितना पढ़ाना है, किस ढंग से पढ़ाना है, क्या क्या करना है, ये पूरा उद्देश्य पहले से फिक्स कर लेते हैं और उसी के बेस पर हम एक अच्छी शिक्षा देने का पूर्ण प्रयास करते हैं। तो ये सागामी क्रियाएं साथ साथ चलती रहती हैं, क्योंकि बच्चों का डेवलपमेंट हमें सिर्फ किताबी कीड़ों से नहीं करना है, और भी जो चीज़ें इर्द गिर्द होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए सिखाना है, ताकि उनका होल डेवलपमेंट हो पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपकी ये 25 मिनट की क्लास हुई है। काफ़ी दिनों बाद लंबी मैंने क्लास की, धीरे धीरे करेंगे ऐसे ही। अब मैं आपकी क्लासेस, आज है 1 अगस्त, क्लासेस आपकी स्टार्ट हुई, टाइम पर होगी, शाम को भी होगी। तो अब आप अपनी पंचुअलिटी सभी बच्चे मेंटेन करें और पढ़ाई में अब दोबारा से लग जाएं। जो मस्ती का टाइम था वो ओवर हो चुका है। अगर अब आप नहीं पढ़ेंगे तो टाइम नहीं बचेगा, फिर बीच में कुछ ना कुछ आता ही रहेगा, तो क्लासेस भी कुछ ना कुछ होता रहेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग जब जब टाइम मिल रहा है तो कॉन्टिन्यूटी फोकस करें, साथ साथ पढ़ें। क्लास पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, एक कमेंट जरूर करके जाएंगे। जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताई जाएंगी समय के साथ। हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और इन सभी सब्जेक्ट की जो भी नोट्स है, अगर आप पहले से पढ़ना चाहते हैं टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, शिव सर से कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ से पेड नोट्स को परचेज करिए और सारे नोट्स अपने पास रख के मेरे पढ़ाने से पहले कवर करिए, ताकि आपका यहाँ पर दोबारा रिविजन हो जाए और आप अच्छे से प्रिपेयर करके रहें। ओके फ्रेंड्स, चलिए, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। बाय बाय, टेक केयर।